नमस्कार। प्राइम टाइम में दिल्ली सरकार का पहला दिन। आज सुबह 8:44 पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ट्वीट आया कि बुखार नहीं है, बेहतर महसूस कर रहा हूं। सुबह की वॉक और योगा दोबारा शुरू कर दिया है और चुनाव के बाद के कारण जो बंद हो गया था। आज मेरा पहला दिन है, ऑफिस में प्रार्थना कीजिएगा। तो दिल्ली सरकार की आज पहली कैबिनेट मीटिंग हुई। मुख्यमंत्री ने अपने पास एक भी मंत्रालय नहीं रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह उनका दफ्तर भी सरकार के संचालन का केंद्र रहेगा, जहां पर वो एक्सपर्ट से मशवरा कर प्रशासन पर नजर बनाए रखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की तरह ही उन्होंने पहले ही अपने सचिवों से विभागों के लिए बृहस्पतिवार तक रोड मैप देने के लिए कहा है। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने शपथ लेने के बाद अपने पहले भाषण में मीडिया से खास तौर पर कहा था कि उनको जनता ने 5 साल का मैंडेट दिया है, कुछ घंटों या दिनों का नहीं। लेकिन पत्रकारों की बिरादरी 70 में से 67 सीटें पाने वालों के हर कदम को परख रही है, जिस तरह से 282 सीटें पाने वालों पर रखी जा रही है। चर्चा गर्म है कि प्रधानमंत्री का वो तंज दिल्ली सरकार पर था। पॉलिटिकल पार्टीज के संदर्भ में हर चुनाव में घोषणा करते हैं बिजली मुफ्त में देंगे, और मुफ्त में देने की घोषणा कौन करते हैं? जिनके पास बिजली नहीं है। तो बिजली देंगे तो फिर उसका बिल आएगा ना। इस पर आम आदमी पार्टी ने जवाब भी दिया है, लेकिन ये रस्साकशी दिल्ली वासियों के लिए बिजली बिल के कमी में कितनी बड़ी अड़चन है। इस बीच दिल्ली की केजरीवाल कैबिनेट के शुरुआती फैसलों की जानकारी आज हमें मिल गई। इसके तहत केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के चुनावी वादों पर अमल के लिए वित्त और बिजली मंत्रालयों को निर्देश दिए हैं कि वो अपनी रिपोर्ट दें। इन वादों में बिजली के दाम आधे करना और हर महीने 20,000 लीटर पानी मुफ्त देने का वादा भी है, जिसके अलावा रिहायशी इलाकों और झुग्गियों में निर्माण गिराने के फैसले की समीक्षा होगी। समीक्षा होने तक इन इलाकों में किसी भी निर्माण को गिराने पर रोक लग गई है। विधानसभा की पहली बैठक 23-24 फरवरी को बुलाने का फैसला किया गया है। बैठक में विधायकों की शपथ, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर का चुनाव होगा। अरविंद केजरीवाल ने अपने शपथ ग्रहण वाले भाषण में आम आदमी पार्टी के अंदर कुछ अहंकारियों का जिक्र भी किया था, जो अन्य राज्यों में चुनाव के सपने अभी से सहेज रहे हैं। लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेता योगेंद्र यादव हरियाणा और पंजाब में सक्रिय होने के बयान दे रहे हैं। तो क्या मायने हैं इसके? क्या केजरीवाल जी बिना मंत्रालय के अपने पास कुछ अतिरिक्त समय रखना चाह रहे हैं, या ये वो योगेंद्र यादव हैं जिन्होंने एक समय पार्टी के अंदर के कामकाज पर एक सार्वजनिक चिट्ठी लिख डाली थी? तो ये साफ है कि दिल्ली की हार ने बीजेपी को एक तगड़ा झटका दिया है। पहले प्रधानमंत्री और आज गृह मंत्रालय की तरफ से पुलिस को निर्देश दिए गए कि चर्चों पर तोड़फोड़ के मामले जल्द सुलझाए जाएं। बहरहाल ये वो दौर है जब केंद्र और दिल्ली सरकार एक दूसरे पर कड़ा दबाव बनाए हुए हैं। इस बीच आज खबर ये भी आई कि मनीष सिसोदिया, जो कि दिल्ली सरकार में सबसे ताकतवर मंत्री हैं, उन्होंने पत्रकारों से परेशान होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, क्योंकि पत्रकार सुबह से ही सचिवालय में उनकी एंट्री पर रोक से तिलमिलाए हुए थे। तो समझेंगे आज प्राइम टाइम में दिल्ली की सरकार के काम करने के तरीके को। क्या वायदों को पूरा करने की राह में कई अड़चनें आने वाली हैं, और क्या दिल्ली की जनता को राजनेताओं के अहंकार से निजात मिल पाएगी? हमारे साथ एक खास पैनल मौजूद है। आशीष खेतान प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, जुड़ चुके हैं। डॉक्टर संबित पात्रा प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर विवेक कुमार राजनीतिक विश्लेषक, और संजय सिंह पॉलिटिकल एडिटर फर्स्ट पोस्ट के हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आशीष खेतान आपके पास आऊंगी, और जिस तरह से देर शाम जिस तरह से खबर आई कि पत्रकारों की सचिवालय पर एंट्री से रोक लगा दी गई, पत्रकार खासे नाराज थे। फिर नगेंद्र शर्मा की तरफ से अभी एक सफाई भी दी गई है कि भाई शायद मीडिया पत्रकारों ने मिसबिहेव किया मनीष सिसोदिया के साथ। ये रोक को कैसे समझे हम दिल्ली वासी? दो यहाँ पर पहलू हैं। पहली सबसे बड़ी बात है पारदर्शिता, जवाबदेह सरकार, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट। तो इन सभी पैमानों पर मैं ये भरोसा दिलाना चाहता हूं दिल्ली की जनता को और देश को कि ये सरकार भारतीय इतिहास में सबसे ज्यादा पारदर्शी, सबसे ज्यादा जवाबदेह और सबसे ज्यादा ईमानदार होगी। दूसरी बात, मीडिया को जानकारी सरकार में क्या काम चल रहे हैं उसकी जानकारी मीडिया को हम समय समय पर रोज हमारे कैबिनेट एक सीनियर मंत्री मीडिया को ब्रीफ करेंगे,
और हम एक ऐसी व्यवस्था बनाना चाहते हैं जहां पे सरकार के सारे काम, सारे फैसले, नीतियां बनने के तरीके, सब कुछ पारदर्शी तरीके से वेबसाइट पर टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके जनता के मोबाइल फोन तक उपलब्ध हो। आशीष, मैं ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि जो हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला, उन्होंने हमें फोन करके ये जानकारी दी फोनों में कि उन्होंने ये कहा कि जो अक्रेडिट पत्रकार भी थे, माना जाता है, ठीक है, हम समझते हैं कि पत्रकारों की एक भीड़ होती है, उसमें बहुत धक्का मुक्की भी हो जाती है, मना किया गया होगा, लेकिन क्या जो मंत्री मनीष सिसोदिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, क्या जो एक्रेडिट पत्रकार हैं बिना कैमरे के उनको अंदर बुलाया जा सकता था? उन पर भी रोक लगा दी गई उस लिहाज से, क्योंकि मैंने जब रवीश से बात की, फोन करके पूछा भाई तुम मुझे बताओ क्या क्यों, क्योंकि आप लोगों की भीड़ ही पहुंच जाती है, जो हम लोग जो पत्रकार बिरादरी है माइक बिल्कुल सामने कर देता है। तो नगेंद्र शर्मा का जो क्लैरिफिकेशन ऑफ द रिकॉर्ड ये है कि भाई मिसबिहेव किया गया था, ठीक है, भीड़ है, लेकिन जो एक्रेडिट सीनियर पत्रकार हैं जो सुबह से इंतजार कर रहे थे, इस रोग को वो लोग पचा नहीं पा रहे हैं और लोग समझ नहीं पा रहे कि भाई, बाद में फिर मनीष ने बोला कि आप ये बताइए, आप मुझसे इस पे पूछेंगे, एंट्री पर सवाल पूछेंगे, या आप जो दिल्ली सरकार के फैसले उस पर करेंगे? तो जब उन्होंने, पत्रकारों ने बोला नहीं हम रोग पे पूछेंगे, तो वो चले गए और उन्होंने सिर्फ एक प्रेस विज्ञप्ति के जरिए जो दिल्ली सरकार ने आज के कदम उठाए वो जारी किए। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि इसको कैसे ले, वाकई में ये अहंकार जो शब्द है बार बार सामने आ रहा है, ये है या वाकई में क्या ट्रांसपेरेंट कैसे होगा? डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया खुद नीचे उतर कर आए पत्रकारों से बात करने के लिए। ये आपको एक पत्रकार की हैसियत से खुद मूल्यांकन करना है और खुद इस नतीजे पे पहुंचना है कि वहां पर किस तरीके का शोर शराबा हुआ, कौन उस शोर शराबे के लिए जिम्मेदार है। चीफ मिनिस्टर हैं, सारे 6 मंत्रालय हैं उनके पास, लेकिन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां पे थी, सुनिश्चित थी। वो सिर्फ एक एहसान नहीं कर रहे थे कि वो आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनको आना था और ज्ञान देना था कि भाई आज के दिन क्या क्या फैसले लिए गए। चलिए, हमारे पास यहाँ पे भी 2 सीनियर लोग मौजूद हैं। प्रोफेसर विवेक कुमार, निधि, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ। आपने इतने लंबा प्रश्न किया, आपका 3 मिनट का प्रश्न और मेरा 10 सेकंड का जवाब आपने काट के फिर उसमें प्रश्न। माफी चाहती हूँ, आप पूरा लीजिए। तो अगर सवाल और जवाब माफी चाहती हूँ, आप पूरा अपना जवाब दीजिए। बैठ जाता हूँ। जी जी ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि हम तकनीक का बड़े स्तर पर सरकार में प्रयोग करेंगे। हम टेक्नोलॉजी सरकार के हर काम करने के तरीके में लाना चाहते हैं, जिससे हर चीज पारदर्शी तरीके से पत्रकारों को और दिल्ली की जनता को सब कुछ दिखे कि ये फैसले हो रहे हैं, इसलिए फैसले हो रहे हैं, फैसले में सभी लोगों की सहभागिता हो, दिल्ली की जनता की भी सहभागिता हो, और पत्रकारों तक, ना सिर्फ पत्रकारों तक, दिल्ली की जनता तक भी सरकार के कामकाज करने के तरीके के छोटे से बड़े पहलू तक सारी जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हो। जो दूसरी बात है कि पत्रकारों की कैसे एंट्री हो, किस स्तर तक एंट्री सचिवालय में हो, कैमरा लेकर हो, कहां तक जा सकते हैं, उसमें एक्रेडिशन की बात आपने की, नॉन एक्रेडिशन की बात करी, उनमें कैसे फर्क किया जाए, तो उसके लिए आज सरकार का पहला दिन था और हमने ये आश्वासन दिया था पत्रकार बिरादरी को कि हमें काम करने का मौका दीजिए, हमें 2 दिन की मोहलत दीजिए, हम बना रहे हैं, उसके तरीके निकाल रहे हैं, प्रोसेसेस बना रहे हैं। और यही बात नीचे कहने भी आए थे, आज जो फैसले हुए उनको भी कम्युनिकेट करने आए थे, लेकिन वहां पर जो हुआ, वहां पर आपके पत्रकार भी मौजूद थे, वहां पर आप खुद मूल्यांकन करिए कि वहां पर क्या हुआ। ठीक है, प्रोफेसर विवेक कुमार, किस तरह से देखें इसे? देखिए, मुझे आप पहले से जानती हैं कि मैं आम आदमी पार्टी का बड़ा विरोधी रहा हूं, लेकिन मुझे काफी उम्मीद थी कि नहीं, अब 15 महीने के अंदर ये लोग कुछ संभले होंगे। लेकिन अभी भी मुझे ये लग रहा है कि अभिशासन और प्रजातंत्र, इसका अंतर नहीं समझ पा रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले। वो समझते हैं कि डेमोक्रेसी को केवल गवर्नेंस से चलाया जा सकता है, और वो भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से। उसमें व्यक्तित्व, आदमित्व और उसमें जो मानवता है वो कहीं नहीं झलकनी चाहिए। बार बार खेतान जी ये कह रहे हैं हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से बड़ा यूज करेंगे। अरे भाई, टेक्नोलॉजी तब यूज करेंगे कि भारत की जो जनता है वो पढ़ी लिखी नहीं है, उसके पास नहीं है कंप्यूटर, वो नहीं जान पाएगी, तो आप उसको कैसे बताएंगे? आप उससे मिलेंगे नहीं, इसका मतलब आप उसको किनारे कर देंगे। दूसरी बात, जिस तरह कुदरत का करिश्मा बोला गया बाकायदा, उसमें सामाजिक न्याय की बात कहीं नहीं झलक रही है। और मैंने आपके 70
पॉइंट्स को भी देखा, उसमें 68वें नंबर पर सामाजिक न्याय की एक बात दिखाई पड़ी। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या वास्तविकता में केवल और केवल गवर्नेंस से ही सरकार चलती है, या प्रजातंत्र में लोग अपने आप को कैसे सशक्तिकरण करेंगे, ये नहीं समझ में आ रहा। उस पहलू पर आएंगे। संजय, आप पत्रकार के नजरिए से किस तरह से इसे आगे, क्योंकि हम पत्रकार भी, भाई पहला दिन है सरकार का, कई महीनों के बाद ये लोग बड़ी मेहनत से आए, 67 सीट लेकर आए हैं, और पत्रकारों को भी लगता है पहले भाई मुख्यमंत्री, जो उप मुख्यमंत्री हैं उनकी पहले हम लोग बाइट ले लें, और किसी तरह वो भी हावी हो जाते हैं। वो अलग पहलू है कि क्रेडिट को भी आप नहीं बुला रहे, तवज्जो दे रहे, लेकिन पहला दिन है, कुछ रियायत देनी चाहिए। देखिए, ये प्रक्रिया शनिवार से शुरू हुई। आमतौर पे अभी सरकार इस प्रचंड बहुमत के साथ आई है, और युवा लोग हैं सरकार में भी, जो लोग हैं वो युवा लोग हैं। एक उत्साह का माहौल होता है। देखिए, कोई भी जर्नलिस्ट के लिए शुरुआती जो पीरियड होता है, आशीष खेतान भी एक जर्नलिस्ट हैं, रहे हैं, अब तो राजनेता हैं, तो उस बीच में पहले दिन का जो किसी रिपोर्टर के माइंड में होता है या उसके ऑफिस में होता है कि एक कलर कॉपी होनी चाहिए कि पहले दिन की सरकार कैसी है, कौन कैसे उठ रहा है, कैसे बैठ रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, कौन किसके कमरे में आया, कौन गया। जो कोई सीरियस उस दिन कोई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म नहीं होता है। और वैसे भी इस तरह की जो बहुमत की सरकार आती है तो एक खुशगवार मौसम काफ़ी समय तक रहता है। दूसरी चीज़ ये है कि देखिए, दिल्ली सरकार मतलब नॉर्मली एक बीट सिस्टम के साथ पत्रकारिता ब्रॉडली फंक्शन करती है। कन्वेंशनल मीडिया जो है, डिजिटल मीडिया किसी और तरह से फंक्शन करती है। तो वो 15 साल से मतलब एक ढर्रा चला रहा है उसके पहले का। एक चीज़ तो ये है कि या तो जर्नलिस्ट ये समझे कि देखिए, ये जो चेंज है ये सिर्फ सरकार का रेजिम चेंज नहीं है, स्ट्रक्चर का भी चेंज है। तब तो अगर स्ट्रक्चर का चेंज है और आम आदमी पार्टी इसे कन्वे करने में भी मतलब उनको भी ये सक्सेसफुल है, तब तो ये जो चीज़ें वो बता रहे हैं आशीष खेतान की वो सारा कुछ वो उस पर होगा, उसमें केवल उपलब्धियां आएंगी। देखिए, जर्नलिस्ट का जब एक्सेस होता है तो वो खामियों को भी देखता है। और जैसा डे 1 पे भी तमाम लोगों ने कहा, आम आदमी पार्टी के नेता, मैं समझता हूँ कि कई बार ऑब्ट्रूसिव हो जाता है कि कोई एंट्री कर देता है, लेकिन एक हर मंत्री के दरवाजे के बाहर या उसके पीएस के बाहर एक आदमी व्यक्ति बैठा होता है जो ऑथराइज्ड लोगों को या पहचाने हुए लोगों को जाने देता है। अब ये है कि जिनको मंत्री के साथ अपॉइंटमेंट होगा वही छठे फ्लोर पे जा पाएगा। उससे वाइडर है। देखिए, इशू ये तो मान लीजिए कि एक दिन का वो इशू है, इशू उससे वाइडर है। इशू ये है कि जो आकांक्षाएं हैं लोगों को, क्योंकि देखिए इस तरह के मैंडेट पे कसौटी पे कसना वो डे 1 से वो शुरू हो जाता है। अरविंद केजरीवाल ने अपने वहां के भाषण में बहुत अच्छा भाषण उन्होंने रामलीला मैदान इसमें मैं आऊंगी, पहले मैं संबित पात्रा से रिएक्शन ले ली। संबित, आम आदमी पार्टी पर तो हम सीधे जो उप मुख्यमंत्री हैं उन तक पहुंचने की बात कर लेते हैं, बीजेपी में तो बहुत हमें स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। आप किस तरह से पत्रकारों को इस रोक पर देख रहे हैं? नहीं, मैं समझ नहीं पाया कि बीजेपी ने कभी किसी को रोका है। बीजेपी भी सरकार में है, केंद्र में, अभी बीजेपी भी सरकार में थी दिल्ली में। कभी हमने किसी पत्रकार को चैम्बर तक पहुंचने के लिए रोका नहीं। और मुझे याद है निधि जी, सरकार उनके शपथ ग्रहण समारोह में तो इतने भव्य लोग दिखाई पड़े, आम आदमी तो दिखाई भी नहीं पड़ा था वहां पर। रोक कैसे नहीं थी? आम आदमी तो जा नहीं सकता, आम पत्रकार तो मतलब पास भी नहीं जा सकता जो दिग्गज है, स्टेज के पास भी नहीं। निधि जी, जैसे आपने दूसरों को समय दिया, मुझे भी समय देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और निधि जी, मुझे याद है कि सरकार जब बनी थी और उसके ठीक दूसरे दिन खुद निधि कुलपति हर्षवर्धन जी का इंटरव्यू लेके आई थी, और वो इंटरव्यू हम सब ने देखा भी था और सराहा भी था। और वो इंटरव्यू खुद मंत्रालय में बैठकर, उनके कमरे में बैठकर आप लेकर आई थी, तो स्वाभाविक रूप से अलाउ हुआ होगा, तभी तो निधि कुलपति जी वहां पहुंच पाई थी हर्षवर्धन जी के पास। अगर अलाउ नहीं होता तो आप इंटरव्यू कैसे? बात की बात थी, आप गोल गोल मत घुमाइए, वो बात की बात थी। नहीं, वो चलिए, बात आप मंत्रालय में जाके इंटरव्यू लेके तो आप आई थी ना, किसी ने आपको रोका नहीं था। मैंने किसी तो ने सबसे ज्यादा खुलापन डॉक्टर संबित पात्रा इन दिल्ली चुनावों के दौरान देखा, जब वो फंडिंग का आरोप लगा था और किस तरह से सभी मंत्री एक खुलेपन से दे रहे थे, बात करने को लिए आ गए थे। ये बहुत अच्छा लगा था। इस तरह से अगर हमारे लोकतंत्र में आवाज भी होनी चाहिए, चाहे दिल्ली वासियों ने यह भी देखा होगा जिस तरह से 67 सीटें दी हैं कि लोकतंत्र में तरह तरह की पॉलिटिकल पार्टीज को अगर आवाज मिले तो लोग इसका स्वागत करते हैं। तो ये जो खुलापन मैंने दिल्ली चुनावों के दौरान बीजेपी के अंदर देखा, उसका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। लेकिन बहरहाल शायद इससे हम आगे जाना चाहिए। और डॉक्टर प्रोफेसर विवेक कुमार ने जो एक, मैं इसमें एक लाइन जोड़ना चाहता हूँ, आपकी इजाजत हो तो।
मैं इतना ही कहना चाहता हूं, देखिए अभी आलोचना का समय नहीं है आम आदमी पार्टी का, बहुत बड़ा वक्त पड़ा है, वो अच्छा करेंगे ऐसा हम मानते हैं, जरूर मानते हैं। मगर जहां तक आज पत्रकारों का विषय है, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि देखिए उनके मैनिफेस्टो में एक पॉइंट है कि जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स हैं वो कोर्ट प्रोसीडिंग्स ऑन कैमरा होना चाहिए, कैमरे के सामने कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हों। तो मैं इतना ही निवेदन करूंगा आशीष भाई से कि अगर आप कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को ऑन कैमरा चाहते हैं तो स्वाभाविक रूप से जनता चाहेगी कि सरकार की प्रोसीडिंग्स भी ऑन कैमरा अर्थात मीडिया के ग्लेयर के अंडर हो, क्योंकि वो डायरेक्टली जनता के घर तक पहुंचती है। हम आशा करते हैं आम आदमी पार्टी जरूर मीडिया को वो तवज्जो देगी।